Welcome to lecture number 4. This lecture based on Bayes theorem. What is the Bayes theorem? So here the Bayes theorem is, we are going to use the total probability theorem for proving the Bayes theorem. ठीक है, और Bayes theorem इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन जो है इस सेक्शन में से फॉर्म होता है. बेस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे. सबसे पहले यहाँ पर सेम जैसा हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक कार्ड सेट है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं सैम्पल स्पेस. अब इस कार्ड सेट में अगर मान लो कार्ड सेट का अगर हमें कोई एक कार्ड निकालना है तो इसके सैम्पल स्पेस में क्या होंगे, टोटल हमारे पास में 52 जो है कार्ड्स हैं. अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों कार्ड को, एक को मैं ले लेती हूँ रेड कार्ड और ये हो गए हमारे पास ब्लैक कार्ड, तो पूरा जो कार्ड सेट है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड है, रेड एंड ब्लैक कार्ड. अब यहाँ पर एक इवेंट है E1 और ये इवेंट है E2, ठीक है, गेटिंग अ रेड कार्ड, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो E1 एंड E2. अब आप इन दोनों इवेंट्स के अंदर देखो, दोनों इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. भाई रेड और ब्लैक के अंदर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर मैं बात करूँ इन दोनों के अंदर इनके यूनियन की, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो जैसे ही हम इसका यूनियन लेने जाएंगे तो यूनियन किसके इक्वल हो जाएगी, S के इक्वल. क्योंकि 26 कार्ड्स यहाँ पर हैं, 26 कार्ड्स जो है वो यहाँ पर है. मतलब पूरा जो हमारा सैम्पल स्पेस है दो पार्ट में डिवाइड है, रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड. तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है. एक तो क्या कि इवेंट कैसी होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव. दूसरा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे बेस थ्योरम को, तब हम लेंगे n नंबर ऑफ़ इवेंट्स. यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 2 इवेंट्स को लिया है, ठीक है. अब यहाँ पर मुझे एक कार्ड निकालना है एंड कार्ड विल बी किंग. सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक ले लिया है इवेंट E एंड दैट इज़ किंग, राइट. अब E इवेंट हो चुका है, ठीक है. अब इसके बाद में अगर मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन किंग, अगर मुझे ये ही निकालना होता, ये तो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे देयर इज़ एन कार्ड सेट टेकिंग आउट वन कार्ड एंड दैट कार्ड इज़ अ किंग. सो इसके बाद में अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज़ अ किंग, दैट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी. लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट और आगे बढ़ता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड हैज़ बीन टेकन एंड दैट कार्ड इज़ अ किंग, बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट कार्ड इज़ ऑफ रेड कलर किंग, मतलब वो इस सेक्शन में से आया हो, ठीक है. तो यहाँ देखो, अगर मैं इसके अंदर बनाने जाऊँ तो सबसे पहले इवेंट क्या हुई है, एक कार्ड निकाला है, मतलब E इवेंट. E इवेंट हो गई है. अब ये कार्ड कैसा है, किंग. E इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है. अब ये स्टेटमेंट और आगे बढ़ा कि ये जो कार्ड है वो रेड कलर में से निकला है, मतलब कहाँ से निकला है, E1 में से निकला है, ठीक है. अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसी को हम कहते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम. हो सकता है कि वो आपसे ये कह दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट वन कार्ड एंड देन कार्ड इज़ अ किंग एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्लैक कलर कार्ड, ठीक है. मतलब वो ब्लैक जो है कलर का किंग हमें मिला है. तो E इवेंट यहाँ पर मतलब कार्ड जो है किंग है, ये ऑलरेडी हो चुका है. इसके बाद हम E2 इवेंट निकाल रहे हैं. तो जब ऐसा सेक्शन होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं बेस थ्योरम का, ठीक है. 2 कंडीशन ध्यान रखनी है. एक कंडीशन तो ये कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी और दूसरी क्या होगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगी, ठीक है. अब हम यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं. बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ E1 E2 अप टू En बी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, n नंबर ऑफ़ इवेंट्स दी हुई है. अगर हम उसको डायग्राम के थ्रू समझें, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 में जब हमने टोटल प्रोबेबिलिटी प्रूव किया था, सेम उसी तरीके से ये आगे जाएगा. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देयर वी हैव n नंबर ऑफ़ इवेंट्स, तो हम यहाँ ले लेते हैं एक सैम्पल स्पेस. यहाँ हमने ले लिया है एक सैम्पल स्पेस S, और यहाँ पर देयर इज़ एन n नंबर ऑफ़ इवेंट्स एंड ऑल द इवेंट्स आर, यहाँ मैंने ले लिया है E1 इवेंट, E2, E3 अप टू En, ठीक है.
वन कॉमन ये इवेंट विच इज़ एसोसिएटेड विथ ऑल दी इवेंट्स। तो आप देखो यहाँ पर सारी इवेंट इसके साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर सैम्पल स्पेस एस एंड ई इज़ एन इवेंट विच अकर्स टुगेदर with either of E1, E2 up to En, fine, and let E be any event then. Now here you can see, you can write this statement like this also. E1, E2 up to En be n mutually exclusive and exhaustive set of events of a sample space S, and there E is an event. See here, E is an event which occurs together. अब क्या है, ये इन सबके साथ में हो रही है, तो दैट इज़ द कॉमन इवेंट, राइट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन से निकल कर आ रही है। मतलब हमें लास्ट में ये बोल दिया जाए कि ये मान लो कि ई इवेंट है और इसके E2 के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या E1 के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम यहाँ कंसिडर करेंगे E ऑफ आई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये कंडीशनल बन गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता है कि जो भी दो इवेंट होती है इनका हम न्यूमरेटर में तो लेते हैं इंटरसेक्शन, और डिनोमिनेटर में जो यहाँ होगा उसी को हम रख देते हैं P ऑफ E, ठीक। अब यहाँ पर P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेक्शन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन अभी हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम प्रूव किया था, वही यहाँ पर हम P ऑफ E इंसर्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, P ऑफ ई आई इंटू P ऑफ ई आई ई। ये न्यूमरेटर अगर मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई किया है, अभी आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो एक बार मैं बार बार रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। एंड डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हमारे पास में क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ई, ठीक है। ये हमारा बेस थ्योरम का स्टेटमेंट बना है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी समझेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर n नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इसको अगर आपने पार्टीशन कंसीडर किया है तो पार्टीशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा और इनका यूनियन जो है सैम्पल स्पेस के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी आर कंसीडरिंग द प्रॉपर्टी E इज इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन S। यहाँ पर क्या होगा, E और S के बीच में कौन सा स्मॉलर सेट है, सेट E। E स्मॉलर है तो जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं बड़े और छोटे सेट का तो हमेशा हमें छोटा सेट मिलता है। S की वैल्यू मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी है। अब मैं इन सब का जो है इंटरसेक्शन E के साथ में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप हो जाएगा। टेकिंग दी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ये अभी इवेंट की बात कर रहा है E की, जैसे ही हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ये जो यूनियन का साइन है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके, प्लस के साइन से, ठीक। ये स्टेटमेंट आ गया एंड दिस इज़ योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। यही अभी हमने लेक्चर नंबर 3 में प्रूव किया है। आफ्टर दिस, ये आने के बाद में इसको हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाइंग द ई इवेंट का ई आई इवेंट के साथ होने का प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया था, सी हियर दिस सेक्शन, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E के बाद में भी क्वेश्चन कुछ आगे पूछता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी पर्टिकुलर पार्टीशन में से होने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि E इवेंट की I वाले सेक्शन या I वाले पार्टीशन में से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करने पर आपके पास में ये स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ एक्चुअली द प्रूफ ऑफ द बेस थ्योरम, फाइन। अब जैसे इसी के आगे हम चलते हैं, इसको अगर मैं ओपन करूं तो कैसे ओपन होगा ये, यहाँ पर कौन सा इवेंट है, ई आई इवेंट जो है वो हमारे पास स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे पी ऑफ, यहाँ पर ई आई इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसको हमने यहाँ लिख दिया वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, वैसे भी ध्यान रख सकते हो ऐसे। अब यहाँ हर एक सेक्शन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसके लिए करते हैं। अब यहाँ पर देखो E1 इवेंट हो चुका है, फिर
इवन इवेंट यहाँ पर आ गया और ये ई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया और ये हो गया हमारा E। ऐसे ही हम सबके अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को जब अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको समीशन बना के लिख दें डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ हो जाएगा E/EI, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा समीशन ऑफ I = 1 to n, और यहाँ पर P ऑफ EI एंड P ऑफ EI/E। देखो यहाँ जो भी लिखा है ना न्यूमरेटर में एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन यहाँ पर समेशन के साथ आएगा, मतलब कि ये टर्म जो है प्रोबेबिलिटी की बड़ी हो जाएगी। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये चीज़ जो थ्योरम है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई स्टेटमेंट है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।